हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी आरईटी का पेपर है। उसके रिगार्डिंग जो यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला है वर्ल्ड एनर्जी यूज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आएगा एक्सप्लेन टर्म वर्ल्ड एनर्जी यूज, यदि ऐसा है तो अपन को इसमें ये सब कुछ लिखना है। ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड एनर्जी यूज क्या होती है? जो विश्व में जितनी ऊर्जा है उसका उपयोग कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ना, कौन कौन से उसके सोर्सेज हैं, ये सब हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि वर्ल्ड एनर्जी यूज में सबसे पहले एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो एनर्जी के सोर्सेज ऐसा जोड़ना। ठीक है। एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कहलाता है कौन सा? हमारा जीवाश्म ईंधन। ठीक है। तो दुनिया की एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा क्या है? फॉसिल फ्यूल से आता है। जो जीवाश्म ईंधन है उसी से आता है अधिकतर। अधिकतर जो हमारा फॉसिल फ्यूल है। ठीक है। जैसे जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, ये ज्यादातर हिस्सा इसी से ज्यादा है। कुल एनर्जी का कितना है? 80% है। दूसरे होते हैं हमारे रेन्यूएबल सोर्सेज। रेन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जैसे सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा और पानी की ऊर्जा, मतलब हाइड्रोलिक पावर का हिस्सा बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक यह कुल कंजप्शन का केवल कितना? 20% से भी कम है। मतलब टोटल 80% हमारा क्या फॉसिल फ्यूल है, बाकी अभी बढ़ रहा है लेकिन ये 20% से भी कम है। तीसरा होता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा के सोर्सेस का हिस्सा है, जो कि लगभग कितना है? 10% है। उसके बाद ग्लोबल कंजप्शन, ये सारे पॉइंट अपन को इसमें लिखनी है। ठीक है। कि अपने एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल, रेन्यूएबल सोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। उसके बाद अब ग्लोबल कंजप्शन का ट्रेंड क्या है, इसके बारे में भी हम इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा तो लिखेंगे कि दुनिया की एनर्जी की डिमांड हर ईयर क्या हो रही? बढ़ रही है। खासकर विकासशील देश में, जहां पे इंडस्ट्रियल तथा शहरीकरण बहुत तेज गति से हो रहा है ना। ऊर्जा की डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एशिया पैसिफिक रीजन में, जो एशिया महाद्वीप है वहां पे देखा जा रहा है। जैसे चाइना, इंडिया में एनर्जी के सबसे बड़ी कौन है? ग्राहक है। सबसे बड़ी कंज्यूम जो एनर्जी करते हैं वो कौन है? चाइना, इंडिया है। ठीक है। उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी है। जो हमारी एनर्जी इफिशियंसी के प्रयासों से वर्ल्ड में एनर्जी यूज को कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। एनर्जी इफिशियंसी के प्रयासों से वर्ल्ड में एनर्जी यूज को एनर्जी यूज एनर्जी यूजेस एनर्जी यूज को कम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब क्या है कि एनर्जी की इफिशियंसी है तो एनर्जी के यूज को नहीं, एनर्जी के किसको? एनर्जी के मिस यूज को कम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। उसके बाद है एडवांस टेक्नोलॉजी में एनर्जी कंजप्शन ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस एंड प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा है। ऐसे 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 ऊर्जा के स्रोत हम यूज करते हैं जो कि क्या है? जो कि जो कि एनर्जी इफिशिएंट हो। जैसे पहले पीले बल्ब चलते थे, अब क्या हम यूज करते हैं? एलईडी के बल्ब यूज करते हैं। ठीक है। जहाँ पे ज्यादा एनर्जी खर्च होती थी वहां पे ऐसे इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, है ना। तो जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन सबका क्या है? फॉसिल फ्यूल के यूज से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन लगातार क्या है? बढ़ रहा है, जो कि क्लाइमेट के चेंज के लिए जिम्मेदार है। रेन्यूएबल एनर्जी का यूज क्लाइमेट इफेक्ट को कम करने में हेल्पफुल है, लेकिन अभी भी इसकी अधिक यूज का कुछ चैलेंज है। ठीक है। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, तो जो हमारा फॉसिल फ्यूल होता है जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या करते हैं? एनवायरमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। इसीलिए आजकल क्या है? रेन्यूएबल सोर्स की तरफ आदमी ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा भी चल रही है योजना। जैसे हर घर में सोलर टॉप लगाने पर क्या है? सब्सिडी मिलती है 78,000 की, है ना। तो इससे क्या है? लेकिन अभी इसको सभी लोग अपना नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये एक चैलेंज है। लेकिन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है। उसी को कम करने के लिए क्या है? हमारा अभी रेन्यूएबल सोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं। रेन्यूएबल इसी ये फ्यूचर आउटपुट में है कि रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ शिफ्ट होने से ग्लोबल एनर्जी के ट्रेंड में बदलाव आएगा, है ना। सोलर और विंड एनर्जी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे अभी मैंने बताया वो भी बहुत सारी है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, है ना। रेन्यूएबल के यूज को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है और कुछ बढ़ावा दे भी रही है। ठीक है। तो यदि कंक्लूजन आएगा वर्ल्ड एनर्जी यूज का, तो दुनिया की एनर्जी यूज का स्ट्रक्चर अब तेजी से बदल रहा है। जहां पहले
फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज होता था, आजकल किसका रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ज्यादा यूज हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी की यूज से एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलती है, जो कि क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है एक्सप्लेन द टर्म वर्ल्ड एनर्जी यूज में हम ये सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद रिजर्व, यदि हम देखें रिजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो एनर्जी के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, एनर्जी के उन उपलब्ध सोर्सेज है जो कि नेचुरल फॉर्म से अवेलेबल है और जिन्हें हम फ्यूचर में यूज ला सकते हैं, ये सारे क्या कहते हैं, रिजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे होते हैं एक कौन से होते हैं, प्रूवन रिजर्व। प्रूवन रिजर्व क्या है, ऐसे रिसोर्स जो साइंटिफिक तरीके से उपलब्ध है, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध है होने के लिए रिसर्च किए जा सकते हैं और जिन्हें इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है, तो उन्हें एनर्जी के प्रूवन रिसोर्स कहते हैं, मतलब जो हैं भी और जिनको हम यूज कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये ऐसे रिसोर्स हमारे कौन 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 से कहलाते हैं, प्रूवन। और प्रोबेबल, ये है क्या, प्रोबेबल, इस बच्चे ने गलत लिख दिया है, तो देखो प्रोबेबल होता है, प्रोबेबल, प्रोबेबल यूज क्या कहलाते हैं, संभावित। ये है जो मिल चुके हैं, ठीक है, ये है संभावित रिजर्व, ऐसे रिजर्व जिनके नेचर में अवेलेबल होने के चांसेस हैं लेकिन उनके बारे में भी कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं है, ऐसे रिजर्व प्रोबेबल रिजर्व कहलाते हैं, ठीक है। और पॉसिबल रिजर्व क्या कहलाते हैं, एनर्जी के ऐसे रिजर्व जिनके उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है लेकिन ये एग्जिस्ट तो करते हैं, तो ये ऐसे कहलाते हैं पॉसिबल रिजर्व, ठीक है। तो यदि आएगा टाइप ऑफ एनर्जी रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रूवन, प्रोबेबल और पॉसिबल, ठीक है। अब यदि हम देखें क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का कैसे है, तो हमने अभी बताया जैसे फॉसिल फ्यूल है ना, रिन्यूएबल सोर्सेज और न्यूक्लियर रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं। अब कुछ यदि हम फैक्ट देखें, अगर हम फैक्ट देखें कुछ एनर्जी रिजर्व का, ठीक है, तो हम देखें कोल, तो वर्ल्ड के सबसे बड़े कोल रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, यूएस में है, रसिया में है, चाइना में है, इंडिया में है, ठीक है। और कुल रिजर्व का 1 ट्रिलियन टन जो 130 ईयर तक चल सकता है, अभी हमारे पास कितना रिजर्व है, 130 साल तक के लिए कोयला, ठीक है, उसके खत्म हो जाएगा। ऑयल के मेन रिजर्व कहाँ कहाँ पे हमें पता है कि ईरान में, इराक और कनाडा में होते हैं, जबकि लगभग 1.7 ट्रिलियन बैरल है जो 50 साल तक की सप्लाई दे सकता है। ये सारे हमारे कौन से रिजर्व जो अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, रसिया में, ईरान में, कतर में, यूएस के पास सबसे ज्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व है। ग्लोबल रूप से कुल 7,000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस उपलब्ध है, ठीक है, जो 50 साल तक की सप्लाई दे सकती है। उसके बाद यूरेनियम जो न्यूक्लियर से संबंध है, यूरेनियम के सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान में है। करंट रिजर्व एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 90 साल तक यह चल सकते हैं तथा एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यह साल भर और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा यदि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है हमारे एनर्जी यूटिलाइजेशन का, तो ये तो आसानी से लिख सकते हैं अपन कि क्या, ये पॉल्यूशन। तो फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इनके बर्निंग से एयर पॉल्यूट होती है जो हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बनती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है ना, CO2 मीथेन रिलीज होती है एनवायरमेंट में। दूसरा, फॉसिल फ्यूल की यूज से कार्बन एमिशन क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीएफ जैसे रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, सीएफसी गैस निकलती है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज को एक्सलेट करती है। क्लाइमेट चेंज से एक्सट्रीम वेदर इवेंट है ना, सी लेवल राइज और इकोसिस्टम में डिसरप्शन होता है, इकोसिस्टम में क्या चेंज होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। रिसोर्स डिप्लीशन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल बहुत ही सीमित मात्रा में इनके एक्सट्रैक्शन से क्या नेचुरल सोर्सेज की कमी होती जा रही है, ठीक है। और ज्यादा यदि ओवर एक्सट्रैक्शन निकाल लेंगे, जरूरत से ज्यादा निकाल दें, तो इकोसिस्टम को भी नुकसान पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या होती है, लॉस होती है। उसके बाद हम देखें कि वाटर यूसेज, एनर्जी प्रोडक्शन, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट को सिग्निफिकेंट पानी की जरूरत होती है, यह वाटर सोर्सेज का कारण, वाटर स्कैरसिटी का कारण बन सकती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वाटर बॉडीज को डैम करने से लोकल इकोसिस्टम पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट जनरेशन, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम सब पढ़ रहे हैं एनर्जी यूटिलाइजेशन के एनवायरमेंटल पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ये तो पहली बात तो पॉल्यूशन होता है, दूसरा क्लाइमेट चेंज होता है, तीसरा जो रिसोर्स होते हैं उनकी कमी होती है ना। उसके बाद है वेस्ट का जनरेशन होता है, सीधी सी बात है, कोई भी फॉसिल फ्यूल और यूज से सॉलिड वेस्ट तथा हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है जो सॉलिड एंड वाटर कंटामिनेशन का कारण बनता है ना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी वेस्ट जनरेट करते हैं लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, कोई कोई तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लैंड यूज चेंज, एनर्जी एनर्जी प्रोजेक्ट हैं जैसे कोल माइन हो गई, ऑयल ड्रिलिंग हो गई, सोलर फार्म्स हो गए, जमीन का है ना, ये सब क्या करती हैं, लैंड यूज को क्या करते हैं, बदलते हैं, जो नेचुरल हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कोई पहाड़ है उसको हमने काट दिया तो बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, नुकसान दे रहा
है ना। जैसे हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है, हमने पेड़ काट दिया, पेड़ काटने से क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी तो गई वहां की, है ना। तो डिफोरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन से भी इकोसिस्टम खत्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ना। बाकी आप इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इतना तो ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रेन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो ऑफ द इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो इंडिया का किस प्रकार से, तो रेन्यूएबल एनर्जी वह एनर्जी होती है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होती है तथा जो लगातार पुनः उत्पन्न होती रहती है, चाहे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इत्यादि, ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो में यदि हम देखें, यदि वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो प्रेजेंट में रेन्यूएबल एनर्जी का कुल एनर्जी लगभग 30% है। इनमें से प्रमुख सोर्स क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, जो सबसे तेज गति से बढ़ रही है। रेन्यूएबल एनर्जी को यूज करने वाले मेन कंट्री कौन कौन से, अभी चाइना, अमेरिका, जर्मनी और चौथे नंबर पे कौन है, अब इंडिया, ठीक है, और ब्राजील। इनमें से चाइना सोलर पैनल और विंड टर्बाइन का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी रखता है। यूनाइटेड स्टेट भी सोलर और विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला एक मेन कंट्री है तथा यह मुख्य रूप से विंड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ यूरोपियन यूनियन के देश जैसे जर्मनी, स्पेन भी विंड एंड सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्राजील मेन रूप से इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो पावर प्लांट पर डिपेंड है, धीरे धीरे सोलर एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। ये सारा क्या है, ये अपना क्या है, ग्लोबल सिनेरियो में, ये क्या हमारा ग्लोबल सिनेरियो में रेन्यूएबल एनर्जी कहाँ पे कौन सा कितना ग्लोबल एनर्जी अपन रेन्यूएबल यूज कर रहे हैं वो, तो लगभग 30% भाग है रेन्यूएबल एनर्जी का कुल एनर्जी में, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे हो रहा है सोलर और विंड का, तो मेन कंट्रीज है चाइना, अमेरिका, जर्मनी, इंडिया, ब्राजील। चाइना सोलर पैनल और विंड टर्बाइन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यूनाइटेड स्टेट भी सोलर और विंड का प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। और ब्राजील मेन रूप से इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सबसे मेन कि इंडिया के सिनेरियो में क्या है, तो इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में एक मेन कंट्री बन गया है, जहां कुछ इंस्टॉल कैपेसिटी 2025 तक 224 गीगाबाइट गीगावाट, ये GIGA है गीगावाट, ठीक है, गीगावाट है, GIGA गीगावाट है। इनमें से सोलर एनर्जी कितना है, 18%, 84 गीगावाट, और विंड एनर्जी 10%, 46 गीगावाट, और तथा बायोमास 2.4%, 11 गीगावाट है, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसमें से मुख्य तौर पर सोलर एनर्जी का यूज ग्रामीण एरियाज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए किया जाता है। इंडिया, जापान, फ्रांस जैसे देशों के साथ इंडिया, जापान तथा फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इंडिया किसकी सहायता ले रहा है, जापान और फ्रांस की, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल इनिशिएटिव कैसे हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना का हिस्सा है, जो ग्लोबली सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। रेन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ के बावजूद भी इंडिया को कुछ समस्याओं जैसे लैंड अवेलेबिलिटी, फाइनेंसिंग की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। इंडिया में 2070 तक जीरो इमिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें रेन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए सोलर पार्क, विंड फार्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये अपन को लिखना है इंडिया वाले में। यदि इंडिया के अकॉर्डिंग आया तो इंडिया एनर्जी के प्रोडक्शन का मेन कंट्री बना है, ये तो ठीक है। 2025 तक कितना है, 224 गीगावाट तक है। इनमें से सोलर एनर्जी, विंड और बायोमास का रिस्पेक्टिवली 18, 10 और 2.4%। 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है ना। मेन इसमें क्या है, अपना सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, जिसमें सोलर एनर्जी को पहुंचाने का, क्योंकि सब जगह है सूरज की रोशनी उपलब्ध, तो इसी को आगे बढ़ावा देने का काम चल रहा है, ठीक है। इंडिया कौन कौन से देशों के साथ मिलकर कर रहा है, जापान और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। और कौन सा हिस्सा है, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है, ठीक है, जो ग्लोबली सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। रेन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ के बावजूद भी इंडिया को क्या क्या समस्या है, लैंड अवेलेबिलिटी, फाइनेंसिंग की समस्या है, ठीक है। 2070 तक जीरो इमिशन रखा है। अब रेन्यूएबल एनर्जी के पोटेंशियल अचीवमेंट और एप्लीकेशन, तो ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
बाकी एक बार मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इसका यूज भी कभी खत्म नहीं हो सकता है। सोलर वर्ल्ड की पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कई बार पूरा कर सकता है, इतनी अवेलेबल है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सब जगह उपलब्ध होते हैं, इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं तथा बाहरी आयात को कम कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जॉब क्रिएट होती है, जिससे कि बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इस एरिया में जॉब की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज कार्बन इमिशन को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हेल्पफुल है। यह ग्रीन हाउस गैसेस एंड पॉल्यूशन को कम करता है, जिससे कि एयर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज विलेज एरिया में किया जा सकता है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है तथा विलेज की लाइफ में भी सुधार हो सकता है। अब अचीवमेंट क्या है इनके? अचीवमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी 2024 के अंत तक वर्ल्ड में कुल रिन्यूएबल एनर्जी कितनी होगी? 448 गीगावाट। आपको इंडिया वाला जरूर याद रखना है ये, ठीक है। जो ग्लोबल एफर्ट के इम्पोर्टेंट योगदान, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इनिशिएटिव से विभिन्न कंट्रीज ने सोलर एनर्जी के एडॉप्शन को प्रमोट किया है। ग्लोबल पैरामीटर टेक्निकल ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट को, ग्लोबल पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, सोलर थर्मल पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगर इकोनॉमिक्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम देखें तो इसमें क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की इकोनॉमी उनके इंस्टॉलेशन पर मेंटेनेंस पर लगने वाली कॉस्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी कैपिटल कॉस्ट इसका ज्यादा होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। फ्यूल कॉस्ट इसमें जीरो होता है, लाइफ साइकिल कॉस्ट तो इसकी कुल कॉस्ट ही होती है, इंस्टॉल मेंटेनेंस दोनों सम्मिलित होती है, ठीक है। पे बैक तो तुरंत काफी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के बाद ये क्या करने लगता है? पे बैक देने लगता है, ठीक है। एक बार सोलर लगवाया 30 साल तक चलना है सोलर, 5-6 साल में आपका आ जाएगा यहाँ पे पे बैक पीरियड, है ना, फिर फ्री में चलाओ। इकोनॉमिक एडवांटेज भी इसकी देख लीजिए आप ही, है ना। बाकी ये आपकी पहली यूनिट है। इसके बाद ये थोड़ी कठिन सी यूनिट है, इसको थोड़ी याद करने के लिए आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, फिगर्स याद करने पड़ेंगे।